बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के अंदर दिफा होता है उसका जरासीम के ख़िलाफ़, हम उसको जो है इम्यूनिटी कंसिडर करते हैं। इम्यूनिटी के अंदर जो है हम इसको डिफ़ाइन करते हैं जी, अल्लाह ताला ने ये एक गिफ्ट दिया हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो बीमारियों से बच सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर हर वक्त जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स को, मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली ह्यूमन जो है, अगर हम उसकी बात करें तो इन्वायरमेंट में हर वक्त जो है जरासीम का सामना करना पड़ता है। तो बैक्टीरिया जो है एयर के अंदर मौजूद हैं या वायरसेस एयर के अंदर मौजूद हैं या किसी भी सरफेस पर मौजूद हैं, तो हर वक्त हम उनसे एक्सपोज बॉडी हमारी होती है, तो फिर उनसे बचना भी तो है। तो इम्यूनिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी जो है इज़ एबिलिटी ऑफ बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी की एक खासियत है और ये खूबी मिली हुई है बॉडी को, जिसमें जो है सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर हो जाए, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले बॉडी उसे रिकग्नाइज करती है, यानी हमारा जिस्म उसे पहचानता है क्या ये हमारी बॉडी का है या कोई बाहर से जर्म आया है। तो जब उसकी पहचान हो जाएगी, देन जो है सबसे पहले पहचाना जाएगा, देन जो है सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि ये जरासीम ही है, देन वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट इसलिए हुए हैं ताकि उस जरासीम को मार दिया जाए, और फिर वो क्या करते हैं, उस जरासीम को इमोबलाइज कर देते हैं। इमोबलाइज मीन उसे जहाँ उसको रोक देते हैं, जहाँ तक वो आया होता है या जिस्म के अंदर उस जरासीम ने जिस लेवल तक बीमारी फैलाई होती है वो उसको उसी लेवल तक रोक देंगे, और रोकने के बाद जो है वो बॉडी से उसको क्या कर देंगे, क्विकली रिमूव कर देंगे। अब जो है अगला काम ये है कि उनको बॉडी से ख़त्म करना है। यानी इन चार चीज़ों की को हम अगर सम अप कर लें तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गई, इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, इसको एक जनरल एग्जांपल से हम समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कोई किसी शहर के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई दहशतगर्द आ जाता है, कोई टेररिस्ट आ गया है, तो देन जो है शहर के अंदर जो है वो मुल्क के जो कह लें कि एजेंसीज हैं उनके जासूस घूम रहे होते हैं उनको पहचानने के लिए। तो टेररिस्ट को जो है वो जासूस क्या कर लेंगे, वो सबसे पहले रिकग्नाइज करेंगे। तो आपने टेररिस्ट को यही समझना है कि वो क्या है, वो कोई एंटीजन है जो बाहर, जो हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जासूस सबसे पहले उसे रिकग्नाइज करेंगे। रिकग्नाइज करने के बाद जो है वो फिर डायरेक्ट उस टेररिस्ट को वो अटैक नहीं करते। वो एजेंसीज जो हैं वो बताएंगी पुलिस को या फौज को, बताएंगी कि जी फलां जगह पर जासूस है। देन जो है फौज या पुलिस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जासूस और वो फौज मिलकर जो है वो उस कह लें कि टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उसको इमोबलाइज, यानी अब वो शहर से उसे बाहर नहीं जाने देंगे, मतलब वो उस पर नज़र रखेंगे और वो शहर से बाहर वो नहीं जाने देंगे। देन जो है अगला स्टेप ये होगा कि वो उसको पकड़ के जो है वो मार देंगे या उसको कैद कर लेंगे। तो इसी तरह से जरासीम के साथ भी किया जा रहा है। जरासीम सबसे पहले बॉडी में आता है, देन जो है उसे रिकग्नाइज किया जाता है। रिकग्नाइज करने के बाद जो है सेल्स और सेल्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, मीन जो एंटीबॉडी सेल वगैरह से बनने हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद जो है उस जो भी जर्म्स वगैरह होंगे या जो एंटीजेंस होंगे उनको जो है रोक दिया जाता है जिस एरिया पर वो होते हैं, और फिर उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये जो है ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन में है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इम्यूनिटी के लिए, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लेवल्स बनाए हमें इम्यूनिटी के, और उन लेवल्स की बात करें तो तीन तरह के लेवल हैं इम्यूनिटी के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस में जो आ जाता है वो फिजिकल बैरियर्स हैं। मीन के स्किन जो है, स्किन एक ऐसा बैरियर है जिसको फिजिकल बैरियर के तौर पर भी हम जानते हैं। सबसे पहले जो जरासीम हैं वो हमारी स्किन पर अटैक करते हैं, क्योंकि स्किन आउटर इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज्ड है हर वक्त। तो जितने भी जर्म्स हैं वो स्किन पर जब अटैक करते हैं तो स्किन की ऊपर वाली जो लेयर हैं वो डेड सेल्स की हैं, मतलब वो सेल्स जिंदा नहीं है। तो जब बच्चों हैं ही डेड सेल, तो डेड सेल में कुछ जर्म एंटर ही नहीं हो सकता। तो स्किन जो है, स्किन हमें बचाती है
स्किन जो है वो जर्म्स को एंटर होने से रोक रही है, क्योंकि स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की वो डेड है। उसके बाद जो है अगर स्किन से बाज़ दफ़ा जो है फ़र्ज़ करें जो मतलब ओपनिंग है बॉडी के अंदर, जैसे कि माउथ एक ओपनिंग है हमारी बॉडी के अंदर। अब माउथ के थ्रू भी तो जर्म्स दाखिल हो सकते हैं, जब आप माउथ खोलें तो जर्म्स वगैरह बॉडी में एंटर हो जाएँ। तो माउथ या नोज़ जो हैं, नोज़ के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। तो इनकी सरफेस के अंदर, माउथ के अंदर या नोज़ की जो सरफेस होती है, उसमें एक लेस सी मौजूद होती है, म्यूकस जो है मौजूद, उस लेस को म्यूकस कहते हैं, म्यूकस की मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर कोई जरासीम माउथ के अंदर आ भी जाता है या नोज़ के अंदर आ भी गया, तो वो उस म्यूकस की मेम्ब्रेन में जाके फंस जाएगा और फिर जो है वाइट ब्लड सेल्स उसे वहाँ से खा लेंगे। इस तरह से जो है वो उधर भी पकड़ा गया। उसके बाद जो है अगर वो आइस के थ्रू जो है कुछ जर्म एंटर होना चाहता है तो आइस के अंदर भी जो है स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिनको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, जो आंसू या जो आइस के अंदर जो वाटर होता है वो उसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो आइस के अंदर जो है एंजाइम्स वगैरह उस वाटर के अंदर जो है मौजूद हैं, देन जो है वो जर्म वहाँ पे पकड़ा गया। तो इस तरह जो है कह लें कि इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद जो है आ जाता है देन हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर बात की जाए तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, अगर कोई कह लें कि जर्म वगैरह जो है बचता बचाता स्किन से भी या कह लें कि माउथ से या कहीं से भी वो बच के बॉडी में चला जाता है, फर्ज करें जैसे स्किन को कट लग जाए, कट लगने से जो है वो डायरेक्ट बॉडी में जो है वो खून के अंदर चला गया, तो खून के अंदर भी जो है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, डब्ल्यू सीज जो हैं, डब्ल्यू बी सीज जो हैं वो घूम रहे हैं। अब डब्ल्यू बी सीज फ़ौरन से उस जर्म को पकड़ेंगे और पकड़ के जो है उसे खा लेंगे, निगल लेंगे। और निगलने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फैगोसाइटोसिस। और उन सेल्स को हम क्या नाम देंगे जो निगल रहे हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो उस जर्म को खा रहे हैं, उनको फैगोसाइट्स भी कहेंगे। उसके बाद जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है जी इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम। अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। पहला जो कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का वो है बी लिम्फोसाइट्स। ये सेल्स का जो है नाम, जहाँ पे भी बच्चों साइट वर्ड आ जाए, साइट मीन सेल की बात हो रही है। तो बी लिम्फोसाइट जो हैं ये बी ही क्यों कहा जाता है, ये इनको पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 1537 में जो है इनको डिस्कवर किया गया। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं जी? बी जो है ये एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था उसने सबसे पहले बर्ड के अंदर, बर्ड का जो कह लें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो आखिरी हिस्सा होता है, उस आखिरी हिस्से के अंदर जो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक पाउच सा अटैच होता है और उस पाउच को हम नाम देते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। अब बर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं और वो खास किस्म के जो सेल्स होते हैं वो इस बर्ड को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है जी। यानी बर्ड के जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के क्लोइका जो पार्ट है, इसकी जो एनस है हमारे अंदर, जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड वाला ओपनिंग है उसे एनस कहते हैं, बर्ड्स के अंदर उसे क्लोइका कहते हैं। तो क्लोइका के पास एक पाउच सा या सैक सा मौजूद होता है, उसके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम नाम देते हैं बी सेल्स। उनका काम ये है कि वो बर्ड के अंदर इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले कह लें कि जो बी बर्ड के अंदर ये देखे गए थे सेल्स और 1537 में देखे गए, और उसी वजह से इनको बी सेल्स कहा जाता है। बी जो है वो बर्सा ऑफ फैब्रिसियस या फैब्रिकस जो है ये उस ऑर्गन का नाम है। तो उसकी मुनासबत से जो है बाद में पता चला कि ये ह्यूमंस के अंदर भी इसी तरह के सेल्स हैं, तो वो सबसे पहले बर्ड में डिस्कवर हुए थे, बर्सा फैब्रिकस में। तो इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट्स का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद जो है ये हमारे अंदर, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, तो फिर ह्यूमन के अंदर बी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो ह्यूमन के अंदर वाइट बोन मैरो के अंदर ये बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद आती है जी बात टी लिम्फोसाइट्स की। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये डिस्कवर हुए 1961 में, 1961 में। ये सबसे पहले जिसमें देखे गए माइस के अंदर देखे गए थे। ठीक है जी। फर्स्ट डे का माइस था, यानी एक ही दिन हुआ था उसे पैदा हुए। और उस माइस के जो सीने की हड्डी है, सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। ठीक है जी। स्टर्नम
को जब रिमूव किया गया, स्टर्नम को जब काटा गया, तो उसके नीचे एक ऑर्गन मौजूद था। ठीक है, स्टर्नम के नीचे एक स्पेशल किस्म का ऑर्गन, गोश्त का एक टुकड़ा मौजूद था जिसको नाम दिया गया थाइमस ग्लैंड। ठीक है जी, थाइमस ग्लैंड बिलो स्टर्नम यानी सीने की हड्डी के नीचे थाइमस ग्लैंड, ये हमारे अंदर भी है। तो थाइमस ग्लैंड में ये सेल्स देखे गए थे माइस के। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये इन सेल्स का काम ये था कि ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो फिर इस वजह से क्योंकि थाइमस ग्लैंड में ये सबसे पहले मिले थे, तो उनका फिर नाम भी टी लिम्फोसाइट्स, टी स्टैंड फॉर थाइमस। तो यहाँ पे हमें बर्ड के अंदर ये थाइमस ग्लैंड भी नजर आ रहा है, हमारे अंदर भी थाइमस ग्लैंड है। तो बर्ड्स के अंदर, मोस्टली एनिमल्स के अंदर ये मौजूद है। उसके बाद जो है अब बात होती है एंटीजेंस या एंटीबॉडीज। एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस आर स्पेसिफिक नॉन सेल्फ प्रोटीन। बच्चों, सेल्फ और नॉन सेल्फ का यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। सेल्फ प्रोटीन्स वो हैं जो हमारी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स हैं, यानी हमारे सेल्स ने खुद बनाई हुई हैं, वो हमारी सेल्फ प्रोटीन है। अगर कोई भी प्रोटीन, प्रोटीन मीन कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, वायरस के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है, या मुख्तलिफ तरह के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बॉडी में, उनके अंदर भी प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी की तो नहीं है, वो तो आई है बाहर से, तो इसलिए उनको नाम देंगे नॉन सेल्फ प्रोटीन है वो हमारे लिए। तो यहाँ पे नॉन सेल्फ प्रोटीन से मुराद वही वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह की बात हो रही है। that can trigger an immune response और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नॉन सेल्फ प्रोटीन आती है, यानी कोई जरासीम आता है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी के अंदर फ़ौरन से जो है इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि बॉडी को पता चल जाता है कि जरासीम बाहर से आया है। तो बॉडी क्या करती है, उसको नॉन सेल्फ प्रोटीन को पकड़ने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, या वाइट ब्लड सेल उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो हम इसको ये जो है हम कहते हैं कि ये वो जो नॉन सेल्फ प्रोटीन थी वो फिर क्या हुई हमारे लिए, एंटीजन हुई, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और एंटीबॉडीज भी बनना स्टार्ट हो गई। तो वो जो नॉन सेल्फ प्रोटीन बाहर से आई है, हम उसको एंटीजन का नाम देंगे। उसके बाद जो है अदर नेम जो है एंटीजन का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोजन भी, एंटीजन को इम्यूनोजन भी कहा जाता है। और ये क्या करती है, ट्रिगर करती है एंटीबॉडी, यानी एंटी कोई भी बाहर से अगर कोई इम्यूनोजन या कोई एंटीजन आ जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। एंटीबॉडीज बनने का मकसद ये है कि उन्होंने जरासीम को पकड़ना है, पकड़ के मारना है जो बाहर से आए हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मतलब खास स्पेसिफिक वर्ड का मतलब यहाँ पे आपने देखना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हर एक जरासीम के लिए एंटीबॉडी अलग अलग होगी। फर्ज करें आपको को नज़ला या ज़ुकाम वाला कुछ जरासीम आप में आ गया है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी अलग से बनाएगी। और अगर को मलेरिया वाला को आ गया तो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए बॉडी अलग से एंटीबॉडीज़ बनाएगी। यानी हर एक जरासीम के लिए एंटीबॉडीज़ अलग अलग बनाई जाती हैं, कोई भी एक एंटीबॉडी किसी दूसरे जरासीम के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एंटीजन को देख के ही एंटीबॉडी बनाई जाती है, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन यूज़ हुआ है। और याद रखना, ये भी याद रखना कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर, इनकी नेचर प्रोटीन है कि ये प्रोटीन की बनी होती है। अब ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। फॉर्म्स एट अ टाइम ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजेंस, यानी ये कब एंटीबॉडीज बनती कब हैं, जब आपके जिस्म में कोई एंटीजन एंटर हो जाए और वो एंटीजन को देख कर एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडीज खुद ब खुद बन रही हैं और अभी तक कुछ जरासीम, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई कह लें कुछ जर्म एंटर ही नहीं हुआ और हमारी बॉडी पहले से जो है सोच के बना रही है, उसे एंटीबॉडी बना रही है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही बॉडी में कुछ जर्म एंटर हो जाता है, कोई एंटीजन एंटर होता है, देन बॉडी उस एंटीजन को देखकर उसी के मुताबिक जो है एंटीबॉडीज बनाती है। उसके बाद नेचर क्या है जी एंटीबॉडीज की, प्रोटीन इन नेचर है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये एंटी सिंथेसिस मीन एंटीबॉडीज बनते कहाँ पर हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ये भी आपने याद रखना, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज कौन बना रहा होता है, बी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं। अभी अभी हमने पढ़े हैं बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट्स सेल्स के अंदर जो है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है, उनके सेल के अंदर ही एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, फिर बाहर आती हैं उनसे।
उसके बाद साइट ऑफ एक्शन कि एंटीबॉडीज़ जो हैं ये कहाँ पर जाके अपना वर्क करती हैं, यानी सेल से जब ये बाहर आती हैं तो बाहर आकर ये कहाँ पर आकर जरासीम को पकड़ती हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ जाती हैं और इसके अलावा लिम्फ नोड्स के अंदर आ जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्पेशल किस्म के पार्ट्स होते हैं जिनको लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी इनका, एंटीबॉडीज़ जो हैं ग्लोबुलर इन नेचर है, मीन गोल होती हैं। हमने पढ़ा था प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, कुछ फाइबरस प्रोटीन है, कुछ ग्लोबुलर होती हैं, ग्लोबुलर मीन गोल प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रोटीन की कितनी चेन्स हैं टोटल, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 जिसमें से जो हैं वो हैवी हैं और 2 जो हैं जिसमें से लाइटर हैं। हैवी मीन के उन वो लंबाई में भी ज़्यादा है और लाइटर मीन वो लंबाई में कम है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डायग्राम हमारे सामने बनी हुई है। अगर आप पिंक कलर की देखें, ये एक चेन देखें, तो ये देखें ये पूरी की पूरी एक चेन है जो हैवी चेन है, ये दोनों जो है पिंक कलर वाली, और वो 2 ग्रीन वाली जो हमें नज़र आ रही हैं ये क्या है हमारे पास, ये लाइट चेन है। तो टोटल ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जो है आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो हैवी चेन में यहाँ पे लिखा हुआ है सी, लिखा हुआ है हैवी चेन के अंदर जो है यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी जो है ये सी लिखा हुआ है। और लाइट चेन में अगर आप देखें तो लाइट चेन में भी हमें सी नज़र आ रहा है, दोनों में सी। अब सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो होता है जो चीज़ तब्दील ना हो, जो एक जैसे ही रहे। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं उन सब का निचला हिस्सा एक जैसा होता है, उन सब का निचला हिस्सा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर यहाँ जहाँ जहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, कि आप बॉडी की कोई भी एंटीबॉडी उठा के देख लें चाहे वो किसी भी जरासीम के खिलाफ है, उन सब का जो बेसल पार्ट है, जो निचला हिस्सा है वो कांस्टेंट, वो एक जैसा है, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो फिर हर एंटीबॉडी डिफरेंट कहाँ से होती है, वो उनकी एंडिंग मार्जिन से डिफरेंट होती है। जो उनके एंड वाले किनारे होते हैं वो एंड वाले किनारों से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो एंड वाले किनारों पर देखें वी लिखा हुआ है, वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, वेरिएबल मीन जो चेंज हो सके। तो एंटीबॉडी का जो कह लें जो अपर पार्ट है या उसका जो मार्जिनल एरिया है वो वेरिएबल होता है, बाकी बेसल पार्ट जो है वो सबका सेम है। मीन फिर एंटीबॉडीज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती हैं, हर एंटीबॉडी का जो मार्जिनल एरिया है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। जैसे अगर हमें हमें साइड में भी डायग्राम नज़र आ रही है, आपको मुख्तलिफ यहाँ पे एंटीबॉडीज नज़र आ रही हैं, ये देखें ये भी एक आपको एंटीबॉडी नज़र आ रही है, ये भी एंटी, इनका बेसल पार्ट सबका एक जैसा होगा, लेकिन इनके जो एंड होगा, एंड वाला जो रीजन होगा वो सबका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस वजह से होता है क्योंकि ये समझ लें कि ये इस वी वाले हिस्से पर आके वो जो कह लें कि जो जरासीम होता है, जो एंटीजन होता है वो अटैच होता है। तो हर एक एंटीजन की शेप अलहदा होती है, हर एक जरासीम की शेप अलहदा है। तो इस वजह से हर एक एंटीबॉडी का ये जो वी वाला हिस्सा है, वेरिएंट वाला जो हिस्सा है, ये भी अलहदा अलहदा होता है। तो इसके बाद जो है एंटीबॉडीज़ के फंक्शन क्या है। एंटीबॉडीज़ के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एंटीबॉडीज़ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंटीजेंस के ये क्या करती हैं, ये एंटीजेंस को, यानी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन आता है, वो जरासीम आता है, तो एंटीबॉडीज़ उन जरासीमों को रोक देती हैं। उसके बाद जो है प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ एंटीजन इनटू दिस इन द सेल्स, कि जब भी कोई जरासीम सेल के अंदर आना चाहता है, ठीक है जी, कोई जरासीम जो है वो सेल के अंदर दाखिल होना चाहता है तो हमारी एंटीबॉडीज को सेल में नहीं आने देती, सेल को बचाती हैं। उसके बाद क्लम्पिंग ऑफ एंटीजेंस, तो ये क्या करती हैं कि जो एंटीजेंस आ गए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एंटीजेंस बॉडी के अंदर आ गए हैं, ये उन तमाम एंटीजेंस को, फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही आप समझिए कि ये एंटीजन कई आए हैं और ये एंटीजन को रस्सी की सूरत, रस्सी ऐसे समझिए कि जैसे वो एंटीजेंस को रस्सी के साथ सबको इकट्ठा बांध देगी। तो क्लम्पिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी एंटीजेंस आए हैं उन सबको इकट्ठा जो है वो जोड़ देना, और वह जब वो इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद जो है इसका और एंटीबॉडीज़ का जो फंक्शन है, लाइसिस ऑफ पंच होल्स इन लाइसिस ऑफ पंच होल्स पैथोजन सेल बर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी, फॉर एग्जांपल को बैक्टीरिया दाखिल हो गया है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर देगी, ये सुराख, पंच मीन सुराख करना स्टार्ट कर देती हैं एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में। तो जब बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में सुराख हो जाते हैं तो उस सुराख होने से क्या होता है, बैक्टीरिया का जितना भी साइटोप्लाज्म से वाटर होता है बाहर आ जाता है। तो देन जो है वो सेल जो है वो बस्ट हो जाता है, या बाहर से को वाटर बैक्टीरिया के सेल में एंटर हो जाता है, तो सेल जो है वो टूट जाता है,
या तबाह हो जाता है बैक्टीरिया का सेल, हमारा नहीं। उसके बाद जो है असिस्ट फैगोसाइटोसिस, इसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो होता है, यानी कि जरासीम को खाने वाला जो अमल होता है, उसमें भी वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प करती हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वो जो जर्म आया था, उस जर्म ने ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई ज़रूर कोई केमिकल्स या टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर दिए होंगे पकड़े जाने से पहले। तो अब वो जो टॉक्सिन है वो तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो जर्म पकड़ा भी गया लेकिन उसके टॉक्सिन्स तो हैं। तो फिर उन टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। ये आपने इसके फंक्शंस में करना है।